भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सामाजिक परिवर्तन के नायक दिवंगत माले नेता लक्ष्मी पासवान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजवादी और कम्युनिस्ट आंदोलन की धरती डिलाही के सपूत पूरे मिथिलांचल में परिवर्तन के नायक के रूप में स्थापित भाकपा माले के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी पासवान की श्रद्धांजलि सभा उनके पैतृक गाँव में आयोजित की गई। स्मृति सभा में शरीक होने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, पोलित ब्यूरो सदस्य अमरजीत ढिलाही पहुंचे। परिजनों से मुलाकात कर राष्ट्रीय महासचिव सहित तमाम नेतृत्वकारी साथी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कॉमरेड लक्ष्मी जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि के बाद वरिष्ठ नेता डॉक्टर आर.के. साहनी के शहीद गीत से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। मौके पर राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि कॉमरेड लक्ष्मी जी ने अपने 50 साल के राजनीतिक सफर में मिथिलांचल के लोगों को जगाने का काम किया। वो एक ऐसा जागरण था जो सामंती जोर जुल्म के खिलाफ था। 70 के दशक में तानाशाही के दौर में उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने की लड़ाई लड़ी। उन्होंने जहाँ से अपनी यात्रा शुरू की थी वो आपातकाल का दौर था, लेकिन वो आपातकाल कुछ समय का था। आज अघोषित आपातकाल का दौर है। आज अभिव्यक्ति पर हर तरह के हमले हो रहे हैं। एक वैचारिक चुनौती हमारे सामने है। लक्ष्मी जी जिस वैचारिक लड़ाई के वाहक है, उनके गांव से लेकर दिल्ली तक उन्हें उसको पहुंचाना होगा। 2019 में मोदी सरकार ने संविधान में संशोधन करके सामाजिक पिछड़ेपन के बजाय आर्थिक कमजोरी के नाम पर 10% आरक्षण दिया। यह दलितों के आरक्षण के अधिकार पर सीधा हमला है। पिछले 60-70 सालों में सामाजिक बराबरी का जो सफर हमने तय किया था, आरएसएस बीजेपी ने देश को पीछे ढकेल दिया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव ने आगामी 15 फरवरी 2023 को भाकपा माले द्वारा निर्धारित रैली में गाँव शहर से लोगों को एकजुट होकर लोकतंत्र को मजबूत करने का आह्वान किया। स्मृति सभा का समापन करते हुए दीपांकर जी ने कहा कि हमारे साथी कभी मरते नहीं हैं। देश और समाज को बदलने का जो संघर्ष है, इन संघर्षों में वे जीवित रहते हैं। लक्ष्मी जी इन्हीं संघर्षों में जीवित रहेंगे। दरभंगा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं आदिवासी इलाके में चंद सीटों पर, लेकिन हमें लगता है कि गुजरात इस बार बदल गया है, क्योंकि लोग बहुत तबाह हो गए हैं। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है। बहुत हल्ला किया गया कि गुजरात मॉडल, विकास का मॉडल, और अभी जो मोरबी में पुल हादसा हुआ उसमें तो साफ दिखा कि वो विकास का मॉडल क्या है, वो सुशासन का मॉडल क्या है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को एक पुल के मरम्मती और रखरखाव का उनको ठेका दिया गया, 2 करोड़ का ठेका दिया गया, और उसने फिर 12 लाख दे करके आउटसोर्सिंग कर दिया, और 12 लाख 6 महीने में 12 लाख खर्च करके जो 2 करोड़ का काम था उसको कहा गया कि काम पूरा हो गया है। और उस पुल को जब फिर से चालू कर दिया गया तो कितना बड़ा हादसा हुआ। करीब 150 अभी तक गिनती जो जा रही है, और उसमें बहुत संख्या में बच्चे थे। तो जाहिर सी बात है कि पूरे गुजरात अब कह रहा है कि यहाँ मोदी जी का और अमित शाह का, और मोदी जी और अमित शाह के जिनसे गहरी मित्रता है, अदानी अंबानी का, उनका राज चल रहा है। पूरा गुजरात बर्बाद कर दिया गया, हिंदुस्तान को भी बेचा जा रहा है। हमें लगता है कि इस बार चुनाव में गुजरात के लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का ये जो ढकोसला है विकास के नाम पर, जो बकवास है, इसके खिलाफ लोग अपना मजबूत जनाते हैं। पूरे देश के खिलाफ एकदम हम समझते हैं कि एक साजिश है, क्योंकि इस देश में सब लोग जानते हैं इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है। अगर सबको पढ़ाना है तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी है। अगर इस देश में हमको इलाज का इंतज़ाम करना है तो सरकारी अस्पताल को बेहतर बनाना होगा। अगर इस देश में ट्रांसपोर्ट का अधिकार, अभी आप देख लीजिए, जिस समय लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया था, पैदल लौटना पड़ा हमारे मजदूरों को। तो ये जो रेलवे है इसमें लोग सफ़र कर सके, तो लेकिन मोदी सरकार अब पूरे तमाम चीज़ों का जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो ये प्राइवेटाइजेशन का मतलब है हर चीज़ को महंगा बना देना ताकि गरीबों का हक न गिरे। और दूसरा, साथ साथ ये पूरे नौकरी को ख़त्म करके, पक्की नौकरी को ख़त्म करके सब लोगों से ठेका पर वो काम लेना चाहते हैं। अभी जो नौजवानों के साथ धोखा किया गया अग्निवीर के नाम पर, अग्निपथ के नाम पर, सेना में काम करने वाले नौजवान जो ये समझते थे कि हम सेना में सर्वोच्च जा कर के बलिदान देंगे, कुर्बानी देंगे, लेकिन हमारे परिवार के पास आर्थिक सामाजिक सुरक्षा होगी और हमें पक्की नौकरी मिलेगी और 1 रैंक 1 पेंशन होगा। अब इन्होंने ऐसा कर दिया कि नो रैंक नो पेंशन, और 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में जब पक्की नौकरी के बारे में, भविष्य के बारे में नौजवान सोचता है, उसको रिटायरमेंट का कागज़ थमा दिया जाएगा, उसको घर भेज दिया जाएगा अग्निवीर कह करके। तो ये जो धोखा हुआ है नौजवानों के साथ, हमें लगता है कि लोग समझ रहे हैं कि इस देश में आरक्षण के अधिकार के लिए, पक्की नौकरी के लिए पब्लिक सेक्टर ज़रूरी है, सरकारी क्षेत्र ज़रूरी है, और ये प्राइवेटाइजेशन सबके खिलाफ एक बड़ी साजिश है। गरीबों के खिलाफ, रोज़गार के सवाल पर, और महंगाई से जो लड़ करके हमें अपना हक अधिकार लेना है, वो महंगाई को ठोकने वाली व्यवस्था है।
अभी देखिए तो देश अभी महसूस करने लगा है। अभी ये 8 नवंबर को पूरे हिंदुस्तान ने फिर याद किया 2016 में नोटबंदी हुई थी और क्या कह करके नोटबंदी कर दी गई थी कि काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि पूरे देश में किस तरह से जहाँ भी छापा मारो कितने नोट निकल रहे हैं, नेताओं के घर से, मंत्रियों के घर से, बड़े अधिकारियों के घर से। तो वो पूरा का पूरा नोटबंदी एक ज़बरदस्त गरीबों पर हमला था, देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया। जीएसटी आया और वो जीएसटी आज कुछ लोग कहते हैं कि भाई इस देश में इनकम टैक्स देने वाले बहुत कम। हम करें इनकम टैक्स की बात मत करो। ये जो चावल पर, गेहूं पर, दूध पर, दही पर, आटा पर ये जो आपने टैक्स लगा दिया, क्या वो कोई कम है? देश का हर गरीब वो टैक्स दे रहा है। लेकिन हमारा जो टैक्स का पैसा है, वो टैक्स का पैसा जो बैंक में जाता है, उस पैसे को लूट करके अदानी कहाँ से आए? वो हिंदुस्तान के पूरे बैंकों से कर्ज लेकर के, बैंकों को लूट करके, और अब सरकार के जो सरकार पैरवी करती है उसके लिए दुनिया भर में अभी उनका साम्राज्य बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि मोदी जी ने दरअसल पूरे देश में एक तरह से गरीबों को उनके हक अधिकार छीनने का काम किया है। जो आरक्षण में अभी 10% कहा गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण है तो उसमें सामाजिक बंटवारा क्यों किया गया? अगर आप कह रहे हैं कि 8 लाख तक जिनके सालाना आमदनी है उन तमाम लोगों के लिए आरक्षण है, तो दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को उस आरक्षण से क्यों बाहर कर दिया है? और 8 लाख की अगर आप बात करेंगे तो इस देश में ऐसी स्थिति है, मुश्किल से 2-3% हिंदुस्तान के परिवार हैं जिनके सालाना आमदनी 8 लाख से ऊपर होगी। तो 95% हिंदुस्तान वो 8 लाख से नीचे ही है। इसीलिए ये आर्थिक आधार के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, दरअसल आरक्षण को ख़त्म करने, सामाजिक न्याय की जो भी हमारे संविधान में प्रावधान था उसको ख़त्म करने की साजिश हो रही है। इसीलिए मोदी जी ने जब चौतरफा इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश के रोज़गार पर, पब्लिक सेक्टर पर, शिक्षा पर, आरक्षण पर, संविधान पर जब हमला बोल दिया है, तब हिंदुस्तान के सामने एक ही रास्ता बचता है कि इस देश में ऐसी तानाशाही को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए हम तो उम्मीद करेंगे कि बिहार ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार ने एक मजबूत जनादेश दिया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार ने सत्ता से भी बाहर कर दिया। तो 24 के चुनाव में बिहार नहीं बल्कि बिहार के तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान में इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो आज पूरे देश में सिंगल पार्टी रूल, एक पार्टी का शासन थोपना चाहते हैं, और आरएसएस जो इस पूरे देश में धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर जो उसके आड़ में जो राजनीति कर रही है, और पूरे देश में एक अंधविश्वास, अज्ञानता, इस पूरे देश में फिर एक बार जो सामाजिक रूप से पिछड़ापन था उसको थोपने की कोशिश कर रहा है, इसके खिलाफ बिहार आगे आएगा। और अगले साल फरवरी महीने में हमारी पार्टी का एक महाधिवेशन पटना में हम करने जा रहे हैं। 15 से 20 फरवरी, 15 तारीख गांधी मैदान में लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली से हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को तेज करने का ऐलान करें।